बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की थी, लेकिन वो ब्रांचेस थी जो हमने पहले 9th क्लास में पढ़ी हुई थी। वो जस्ट वहाँ पे उन्होंने ब्रांच का नेम प्लस सिंगल वर्ड के साथ उनका इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन हमने उनको फिर भी डिफ़ाइन करके जो है वो कंप्लीट हमने उनको देखा था। आज हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो रिमेनिंग थी और आपके लिए नई हैं, वो पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस नहीं की हुई। उन सब में सबसे पहले हमारे पास कौन सी ब्रांच है हमारे पास बेटे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस याद हों तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाते हैं, एटॉमिक लेवल बनता है, फिर एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। फिर बेटे मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलिज, सेल, टिश्यू, ऑर्गन बनाते हैं। इट्स मीन जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनकी बॉडी में सेल्स होते हैं, उनकी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, उनकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन तमाम में तो नहीं होते ना। कुछ सिर्फ बैक्टीरिया उनकी बॉडी सिर्फ सेल पर मुश्तमिल होगी। तो लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स ज़रूर होंगे, उनमें मॉलिक्यूल्स ज़रूर होंगे। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी मीन लाइफ की स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और कौन से लेवल पे जाके स्टडी करेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर लेवल पे। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है कहाँ पर, कौन से लेवल पे जाके? एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल। आप बेटे इसी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे, आपका उस चैप्टर नंबर 2 का नाम होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आप बेटे उसमें वही मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे सारे के सारे जो किस में पाए जाते हैं। आप देखोगे कि हमारी बॉडी में वाटर पाया जाता है, रोल ऑफ वाटर पढ़ोगे आप। हमारी बॉडी में कार्बन है, हमारी बॉडी में डीएनए है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। दिस ऑल आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, दिस ऑल आर द। तो when we are discussing about the living organisms, specially at molecular level, specially at जब हम जिंदा जानदारों में पाए जाने वाले किसकी स्टडी कर रहे होंगे? मॉलिक्यूल्स की। then that level, that branch of biology will be called as molecular biology, molecular biology। clear? next branch हमारे पास है हमारी बुक में environmental biology। ये ब्रांच आपने पहले पढ़ी हुई है 9th क्लास में कि जब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी तो है ना, जब बायोलॉजी आ गई तो वहाँ पे कौन होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लाजमी होंगे, लाइफ तो लाजमी होगी। लेकिन इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। अब हमने यहाँ पे वही इंट्रैक्शन स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारे पास रिलेशन बनता है उसको हम क्या कहते होते हैं? इकोसिस्टम। ये हमने प्रीवियस ब्रांच इकोलॉजी में भी स्टडी किया। तो इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। कि जिंदा जानदारों का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहाँ पर होंगे? उनके एनवायरनमेंट के। ठीक है, उन इन्वायरमेंट के कंपोनेंट से उनका इंट्रैक्शन, उनका लेन देन क्या कहलाएगा? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इस रिलेशन को हम कहते हैं इकोसिस्टम, और इस ब्रांच को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं किसमें? इकोलॉजी में। किसमें लिख सकते हैं? इकोलॉजी में। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इकोलॉजी में और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में मेन डिफरेंस कहाँ पर आएगा बेटे? जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है इसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स भी होंगे जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेंगे, और वो कुछ दूसरे कंपोनेंट्स भी होंगे जिनके ऊपर हमारी एक्टिविटीज़ का इफेक्ट होगा। जब हम सिर्फ इकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का आपस में इंट्रैक्शन स्टडी करेंगे। हम फूड कहाँ से लेते हैं जनाब? बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, हम कैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई आप पोल्यूशन भी तो काज कर रहे हो, उस पोल्यूशन का फिर इन्वायरमेंट के दूसरे फैक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना हो रहा है। इनकी जो डिटेल्ड स्टडी है वो स्पेशली किस में आती है?
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आती है। किस में आती है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। ये बात क्लियर हुई कि हमने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स तो पढ़ने हैं, लेकिन उनका क्या पढ़ना है? इंट्रैक्शन पढ़ना है। किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो दैट इंट्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल बी कॉल्ड एज environmental biology. Next branch is बेटे microbiology. You have already learned in 9th class. Micro mean how much small? Too small, that cannot be seen with naked eye. ठीक है, कि हमें नेक्ड आई से, आम आंख से, नंगी आंख से नज़र नहीं आएगा, हमें उसके ऊपर ग्लासेस लगा के, उसके ऊपर लेंस लगा के, उसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन स्मॉल, तो इसमें हम स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी कर रहे होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? गुड। इनमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया है और वायरसेस हैं और फंजाई है, शाबाश, एल्जी है। आपने प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है ना? प्रोटोजो, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब के सब क्या है हमारे पास? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे जानदार, ऐसे मतलब स्मॉल पार्ट, क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्जी या प्रोटोजोआ, दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। सो दीज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर माइक्रोस्कोप टू सी देम। हाँ, इन जानदारों को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। सो दैट्स वाई वी टर्म्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और स्पेशली यहाँ पे इनका जो इनके जो साइज होता है ना, इनके सेल का साइज होता है वो माइक्रोमीटर में होता है। किस में होता है? माइक्रोमीटर। आपने ये माइक्रो पढ़ा हुआ है ना? दिस इज द प्रीफिक्स 10⁻⁻⁶ मीटर। सो यहाँ से ये जो माइक्रो का वर्ड है वो हमने यहाँ लगाया हुआ है। प्रीफिक्स है ना, तो ऑर्गेनिज्म से पहले ही हमने माइक्रो प्रीफिक्स लगा दिए। ऑर्गेनिज्म माइक्रो थोड़ी लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या हैं? माइक्रो क्यों कहते हैं? स्पेशली क्योंकि इनका जो सेल की रेंज होती है, जो सेल का साइज होता है, डायमीटर होता है, वो माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल बैक्टीरिया जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये जितने भी जानदार हैं, इन सब जानदारों का जो साइज है वो हम किस में काउंट कर रहे होते हैं? माइक्रोमीटर में। इसलिए हम इनको ये भी कहते हैं कि दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में होगी? माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है बेटे, नेक्स्ट ब्रांच इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फ्रेश वाटर क्या होता है। व्हाई वी कॉल कि ये जो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। फ्रेश वाटर कौन सा होता है? शाबाश बेटे, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर बॉडीज कहते किसे हैं। हमारे पास रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स और तालाब वगैरह, ये तीनों हमारे पास क्या हैं? दीज आर द फ्रेश वाटर बॉडीज़। ये क्या हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज़। ये फ्रेश वाटर के जो है वो ज़खायर हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर कौन सा होता है बेटे? जिसमें सोल्यूट्स की क्वांटिटी, जिसमें नमकियात, साल्ट्स की क्वांटिटी क्या हो? कम हो। साल्ट्स की क्वांटिटी कम हो। ठीक है, तो उस वाटर को हम नाम देते हैं दिस इज़ फ्रेश वाटर। उसमें नमकियात की, साल्ट्स की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। ये बात क्लियर हुई? तो जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? रिवर्स में, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में। अगर साल्टी वाटर की बात की जाए, वो मैरीन बायोलॉजी कहलाएगी। मैरीन लाइफ कौन सी होती है? सीज एंड ओशंस की लाइफ। ठीक है, सी में और ओशन में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच जब हम पढ़ते हैं ना, तब हम देखेंगे कि सी क्या होता है और ओशन क्या होता है। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी, अब यहाँ पे हमने स्टडी किस चीज़ की करनी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बायोलॉजी आ गई ना साथ में, स्टडी किस चीज़ की है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो कहाँ रहते होंगे? लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ में। जो कहाँ पर रहते होंगे? फ्रेश वाटर बॉडीज़ में। ऐसे जानदार जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते होंगे, जो रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में रहते होंगे, उन जानदारों की स्टडी कौन सी ब्रांच में आएगी? फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। अब हम कहते हैं ये जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, इसमें सिर्फ हम इतनी सी बात स्टडी नहीं करते, हम पूरी की पूरी करैक्टर्स भी स्टडी करते हैं जी। फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे। फिजिकल एंड
केमिकल पैरामीटर्स पढ़ेंगे और वो तमाम पैरामीटर्स नो, ये वो पैरामीटर्स होंगे दैट अफेक्ट देम, दैट अफेक्ट देम, दैट अफेक्ट देम, जो इन फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदार हैं उनकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होंगे उन फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल बेटे, फिजिकल किसे कहते हैं? जिस्मानी, केमिकल मीन कीमियाई। यहाँ पे जो फिजिकल हैं वो ये देखेंगे कि वाटर का उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, कि वाटर की प्रेजेंस की वजह से आपने पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेशन का फिनोमेना है वो अच्छे से हो जाता है, वाटर के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, फैसिलिटेट करेगा रेस्पिरेशन को। वेट सरफेस जो है वो मेसोफिल सेल्स की, जब आपने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन यहाँ पे जो फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल पैरामीटर्स की बात करें, वो यही आ रही है। और यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि जब फ्रेश वाटर है तो वाटर की कीमियाई बातें भी तो होंगी ना, वाटर है उसमें साल्ट्स हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में साल्ट्स हैं, वो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? पैरामीटर्स हैं। तो वो हम कहाँ पर स्टडी करेंगे? इन freshwater biology deals with the study of living organisms that lives in freshwater bodies. This branch also deals with the study of physical and chemical parameters of these water bodies that affect the living organism, जो living organisms को affect करते हैं। इसके अंदर बेटे फिजिकल और केमिकल डिटेल जो है वो हमारे पास, आपने केमिस्ट्री में फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा कि ये फिजिकल रिएक्शन है, मिसाल के तौर पे इवेपोरेशन थी, सब्लिमेशन थी, फिल्ट्रेशन थी, जिसमें कोई केमिकल प्रोसेस ना हो, जिसमें कोई केमिकल प्रोसेस। सिमिलरली यहाँ पे भी वही ट्रांसपायरेशन या इवेपोरेशन की बात कर लो, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का फिनोमेना प्लांट्स में होता है ना, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बात कर लो, वो एक फिजिकल फिनोमेना है। वो क्या है? एक फिजिकल फिनोमेना। लेकिन जब हम केमिकल की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस वगैरह, रेस्पिरेशन, स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन, वो कौन से फिनोमेनाज में आएगी? केमिकल प्रोसेसेस में आएगी। लेकिन यहाँ पे हम वो फिजिकल पैरामीटर और केमिकल पैरामीटर्स, उन रिएक्शंस को माइंड में नहीं लाएंगे। हम वो जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर वाटर के हैं, फ्रेश वाटर के हैं, उनको माइंड में रखेंगे, ना कि हम उन जानदार की बॉडीज़ के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को जहन में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स, मतलब वाटर है, लिक्विड की कंसिस्टेंसी है, अब जो है वो बर्फ़ जम गई है, ठीक है, फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वाटर का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो गया, तो टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल पैरामीटर है, वो उसमें केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा। इसी तरह बेटे आप अगर हम देखें तो वाटर के ना अंदर हम बीओडी स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकली डिज़ोल्व ऑक्सीजन। क्या स्टडी करते हैं वाटर की? बीओडी, बायोलॉजिकली डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ये सिंपल हम बीडी कह देते हैं कि इस वाटर की बीडी चेक करवानी है। आपको पता होगा कि हमारे इस इलाके का जो वाटर है उसमें कौन सा कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है? आयरन। ठीक है, यहाँ के शादमान का जो पानी है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। इट्स मीन कि ये उसका केमिकल पैरामीटर है, केमिकली उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। तो ये इन एस्पेक्ट्स को हमने देखना है कि उस वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, उस वाटर के अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी है, साल्ट्स की क्वांटिटी कितनी है, तो वो उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इन फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स का इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या हो। सिमिलरली जस्ट हमने यहाँ पे एक वर्ड चेंज करना है, दैट इज़ मैरीन बायोलॉजी। क्या चेंज करना है? जब मैरीन बायोलॉजी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी कहानी चेंज हो जाएगी। फ्रेश वाटर की जगह साल्टी वाटर आ जाएगा, मैरीन वाटर आ जाएगा। इन रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स की जगह हमारे पास सीज एंड ओशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मैरीन वाटर बायोलॉजी की या मैरीन बायोलॉजी की, खाली आपकी बुक लिखिएगी मैरीन बायोलॉजी। तो मैरीन बायोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? जाहिर बात है बायोलॉजी है तो किसकी स्टडी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट लिव, जो कहाँ रहते होंगे? सीज एंड ओशंस में। अब सी क्या होता है और ओशन क्या होता है? सी और ओशन, समंदर होता है। समंदर कौन होता है, सी या ओशन? सी समंदर होता है और ओशन बहर। बेटे जब हम कहते हैं ना सी, ये छोटे समंदर की बात है, ठीक है, और इसको बहर कहते हैं। और जो हमारे पास ओशंस होते हैं ये बड़ा समंदर, बुहीरा जिसको कहते हैं, बहर एंड बहीरा। ठीक है, तो सी छोटे समंदर की बात है और ओशंस बड़े समंदर की बात है, लेकिन है तो दोनों समंदर ना। अब जब ये समंदर है, सी है, तो इसमें वाटर जो है उसकी नेचर कैसी होती है? साल्टी वाटर होता है। कैसा वाटर होता है?
साल्टी वाटर, नमकियात वाला पानी होता है, पिया नहीं जाता, ठीक है। और जो जानदार साल्टी वाटर में मैरीन लाइफ गुजारते हैं उनकी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। अगर वो फ्रेश वाटर में रहेंगे ना तो फ्रेश वाटर उनकी बॉडी में एंटर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो मैरीन वाटर में रहेंगे तो उनकी बॉडी में वाटर एंटर होने की बजाय निकलता रहता है। आपने अगर वो प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, हेलोफाइट्स के बारे में, उन बेचारे प्लांट्स को रहते वो समंदर में थे, साल्टी वाटर में, लेकिन उनको पानी की कमी का सामना होता है। क्यों? क्योंकि पानी उनकी बॉडी में रिजाइड नहीं करता, रहता नहीं है, निकल जाता। तो ये वाला पॉइंट हमने जहन में रख के इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है कि जो मैरीन वाटर है, जो मैरीन बायोलॉजी है, स्पेशली हम इसको रेज ही कर देते हैं, मैरीन बायोलॉजी है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी तो है दैट लिव इन सीज एंड ओशंस। फिर वही बात कि तमाम फिजिकल, सारे के सारे फिजिकल एंड कौन से पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, किसके? सीज एंड ओशंस के। और वो तमाम पैरामीटर्स जो सीज एंड ओशंस के हैं, और वो क्या करते होंगे? अफेक्ट करते होंगे किसकी लाइफ को, किसके करेक्टर्स को? अफेक्ट दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अफेक्ट दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम वो फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सॉल्टी वाटर और द सीज एंड ओशंस वाटर, दैट पैरामीटर्स विल बी स्टडीड इन मैरीन बायोलॉजी, ठीक है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में और मैरीन बायोलॉजी में सिर्फ एक दो वर्ड्स का डिफरेंस था। वहाँ पे यहाँ पे फ्रेश वाटर लिखेंगे, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी? फ्रेश वाटर में। लेकिन सीज एंड ओशंस किस में आएंगे? मैरीन वाटर में, साल्टी वाटर में। तो यहाँ इनकी भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर स्टडी करेंगे, उनके भी। अब डिफरेंस होगा दोनों में या नहीं होगा? होगा। केमिकल, बहुत से साल्टी इन्वायरमेंट है ना, साल्ट्स की कंसंट्रेशन जैसी फ्रेश वाटर में थी वैसी तो मैरीन वाटर में नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स दोनों क्या होंगे? चेंज होंगे। दोनों क्या होंगे? चेंज होंगे। क्लियर? बट नेक्स्ट ब्रांच इज पैरासाइटोलॉजी। क्या है? पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच एक्चुअली रेफर्स टू द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के बारे में तो आप वेल अवेयर होंगे। पैरासाइट्स कैसे जानदार होते हैं? ऐसे जानदार होते हैं, गुड, दूसरे से, किससे? होस्ट से। अपने होस्ट से फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं, एंड इन रिटर्न हार्म देम, ठीक है। और सर में जो जुएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? पैरासाइट ही होती हैं। तो हम कहते हैं कि पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड रिटर्न हार्म देम, और उन बदले में उनको नुकसान देते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। सिर्फ पैरासाइट्स की स्टडी ही नहीं, अब हम इसमें और चीज़ें भी स्टडी करेंगे। और क्या चीज़ें स्टडी करेंगे बेटे? हाउ दिस पैरासाइट ट्रांसमिट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो पैरासाइट हैं ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कैसे होते हैं? ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कैसे होते हैं? अगर वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो गए हैं तो फिर अगला फेज़ वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कैसे होंगे? अपनी तादाद कैसे बढ़ाएंगे? अपनी ग्रोथ कैसे करेंगे हमारी बॉडी में? और फिर हमारी बॉडी में डिजीज़ कैसे काज करेंगे? किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो पैथोजेनिक साबित होंगे? कैसे साबित होंगे? पैथोजेनिक। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रिलेशनशिप विद होस्ट, रिलेशनशिप विद होस्ट, कि होस्ट के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली होस्ट को तो उन्होंने क्या पहुंचाना है? नुकसान। लेकिन पैरासाइट की हमने वो टाइप्स भी तो पढ़ी थी ना, एक टेम्पोरेरी पैरासाइट होता है और एक परमानेंट पैरासाइट होता है। टेम्पोरेरी पैरासाइट आर्जी तौर पर होस्ट के पास आता है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, आर्जी तौर पे आता है, ब्लड लेता है और चला जाता है, फूड लेता है। लेकिन जो हमारे पास परमानेंट पैरासाइट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस स्पेशली, ये परमानेंट पैरासाइट्स हैं, ये लिविंग होस्ट के बगैर जो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जब ये लिविंग होस्ट के ऊपर पूरे डिपेंडेंट होंगे, तमाम लाइफ साइकिल उनका लिविंग होस्ट के ऊपर होगा, इट्स मीन कि वो क्या कहलाएंगे? परमानेंट पैरासाइट्स होंगे, ठीक है। और क्या बातें हमारी बुक ने डिस्कस की हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, रिलेशनशिप विद होस्ट हो गया, और उनका स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। वो पैरासाइट्स सेलुलर हैं, ए सेलुलर हैं, वायरसेस ए सेलुलर है ना, सेल ही नहीं है इनकी बॉडी में। फिर अगर सेल है तो किस टाइप का सेल है? यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं? प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं? फिर उनकी पैथोजेनिसिटी, वो बीमारी फैलाने की एबिलिटी क्यों है? बीमारी फैलाने की एबिलिटी, उनकी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको क्या बनाती है? पैरासाइट बनाती है, उनको पैरासाइट बनाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे? पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ
आल्सो डील्स विद द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिट कैसे होंगे, रिलेशनशिप विद होस्ट, स्ट्रक्चर, ग्रोथ पैटर्न्स, पैथोजेनेसिटी, तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उस जानदार के हम किस में स्टडी करेंगे, पैरासाइटोलॉजी में। किस में स्टडी करेंगे, पैरासाइटोलॉजी में। फिर नेक्स्ट इज ह्यूमन बायोलॉजी। जब ह्यूमन है तो किसकी स्टडी करेंगे इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, मैन की, इंसान की स्टडी करेंगे। अच्छा, इंसान क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, एक फ़र्द है। हमें पता है इंडिविजुअल लेवल तक जाने से पहले कौन कौन से लेवल्स आते हैं, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल मिलके, मॉलिक्यूलर मिलके, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन जाके एक इंसान बनता है, फिर जाके इंडिविजुअल लेवल बनता है। तो जितने भी मैंने लेवल बोले हैं, स्पेशली जहाँ से लाइफ स्टार्ट होगी, सेलुलर लेवल से लाइफ स्टार्ट होगी, तो सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन तमाम की स्टडी किस में आ जाएगी फिर, ह्यूमन बायोलॉजी में। हम कहते हैं स्पेशली डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी की स्टडी तो है, लेकिन फिर उसमें हम किस किस चीज़ की स्टडी करेंगे, इंसान के, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी, और मॉर्फोलॉजी की हमें पता है 2 टाइप्स होंगी ना, एक्सटर्नल और, इसका मतलब यहाँ पे साथ में अगर हम एनाटॉमी लिख दें तो भी चलेगा। इसके अलावा उसके टिश्यूज़ लेवल पे जाके टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे तो वो कौन सी ब्रांच होगी, हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, उसकी बॉडी में सेल होगा ना, तो सेल लेवल तक भी हम स्टडी करेंगे, तो सेल बायोलॉजी। दूसरा नाम क्या था सेल बायोलॉजी का, साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। तो बेटे दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जब हम इंसान की स्टडी करते हैं, एक्चुअली जब हम डॉक्टर बन रहे होते हैं तो हम ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं उसकी, हम उसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, हम उसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, फंक्शंस भी पढ़ते हैं। इसी तरह उसकी बॉडी में सेल बायोलॉजी की भी स्टडी करते हैं। ये तमाम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जो सब ब्रांचेज हैं, इन तमाम की स्टडी कौन सी ब्रांच में होगी, मेन ब्रांच कौन सी है, ह्यूमन बायोलॉजी। स्पेशली स्टडी किसकी हो रही है, मैन की, इंसान की स्टडी हो रही है, लेकिन इंसान की हर लेवल पे स्टडी है। उसकी शेप कैसी है, अच्छा उसकी इंटरनल शेप कैसी है, अच्छा उसके टिश्यूज़ कैसे हैं, फिर हम सेल लेवल पे चले जाते हैं, सेल्स कैसे हैं उसमें, ठीक होगी ये बात। और इन तमाम चीज़ों के फंक्शंस भी, फिजियोलॉजी भी, क्या चीज़ें, फिजियोलॉजी भी। ऑब्वियसली सेल है तो सेल में जीन्स भी होंगे, तो जब जीन्स भी होंगे तो हम जेनेटिक्स भी कौन सी ब्रांच में स्टडी कर लेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली इंसान से रिलेटेड हैं, उनकी स्टडी कहाँ पर होगी, ह्यूमन बायोलॉजी में। ठीक है, सिंपल सा इतना सा लिखेंगे ना कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन, 1 नंबर मिलेगा। अगला नंबर लेने के लिए हम लिखेंगे कि इसमें स्टडी में, इंसान की स्टडी के साथ साथ हमने उसकी शेप, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स, इन तमाम की स्टडी करनी है, फिर दूसरा नंबर मिलेगा। क्लियर। द नेक्स्ट ब्रांच इज सोशल बायोलॉजी। सोशल किसे कहते हैं, वर्ड सोसाइटी से निकला है ना, सोसाइटी किसे कहते हैं, मुआशरा। और मुआशरा किसका होता है, कैट्स, डॉग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है, ये ह्यूमन बीइंग का होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है। स्पेशली हम इंसान को कहते हैं ये कम्युनल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, ये कम्युनिटी बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, कम्युनिटी बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, और ये सोशल ऑर्गेनिज्म है। इंसान क्या है, सोशल ऑर्गेनिज्म है, ये मुआशरती जानवर है, ये मुआशरा बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, मुआशरा बनाते हैं। इनकी कोई ना कोई तहजीब होती है, वो सारी की सारी चीज़ें किस ब्रांच में आएंगी, सोशल बायोलॉजी में। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जब बायोलॉजी लिखेंगे तो साथ में कौन आएगा, कि स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट मेक सोसाइटीज, दैट मेक सोसाइटीज, ऐसे जानदार जो सोसाइटी बना के रहेंगे, जो मुआशरा बना के रहेंगे, और उनमें सबसे मेन ऑर्गेनिज्म कौन है, ह्यूमन बीइंग। उसको हम कम्युनल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वाई, क्योंकि वो क्या बना के रहते हैं, सोसाइटीज या कम्युनिटीज बना के रहते हैं। ठीक है, और उस सोसाइटी के अंदर जो चीज़ हमने स्टडी करनी होती है वो उनका सोसाइटी से सोशल, सोसाइटी से सोशल बिहेवियर, मुआशरती रवैया, मुआशरती रवैया। ठीक है, तो ये होल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर द सोशल बिहेवियर और द कम्युनल लाइफ इज नोन एज सोशल बायोलॉजी।
और स्पेशली सोशल बायोलॉजी में कौन से जानदार सोसाइटी बनाते हैं? ह्यूमंस। ह्यूमंस सोशल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम सोशियो बायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी में मेनली किसकी स्टडी करेंगे? ह्यूमंस की। वो अपनी पूरी सोसाइटी में उसका सोशल बिहेवियर, माशरती रवैया डिस्कस करेंगे। अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा हो, देखें बेटे, बायो मीन लाइफ, लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे बायो आएगी हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख देंगे। टेक्नोलॉजी, अगर याद हो तो आपने 10th क्लास में पूरा एक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में चैप्टर्स पढ़ा था कि ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो टेक्निक्स किस पे अप्लाई कर रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के ऊपर वो टेक्निक्स अप्लाई करके हम उनसे क्या बनवा रहे होते हैं? बहुत सी प्रोडक्ट्स बनवा रहे होते हैं। और वो प्रोडक्ट्स यूज़फुल होती हैं, यूज़लेस होती हैं? वेरी यूज़फुल होती हैं। किसके लिए? हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हमारी इंसानियत के लिए। वो जो प्रोडक्ट्स हम बनवाते हैं स्पेशली किसको इस्तेमाल करवा के? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसके साथ उनका कॉम्बिनेशन बनवा के, किस चीज़ को उनके ऊपर अप्लाई करके? टेक्नोलॉजी को, टेक्निक्स को। वो टेक्निक्स कौन सी थी? आपने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो इंजीनियर्स होते हैं, जो जीन्स के इंजीनियर होते हैं, वो सारी की सारी इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर करेंगे, उनके जीन्स चेंज करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है उनको सेट करेंगे। तो वो भी ब्रांच क्या है? हम बैक्टीरिया का जीन चेंज करके अपनी मर्जी का जीन उसमें डाल के तो क्या बनवाते हैं? उसे प्रोडक्ट बनवाते हैं। और वो प्रोडक्ट फिर किसके लिए यूजफुल होती है? फॉर ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मैनकाइंड के लिए। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसमें हम अमली तौर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करवाते हैं। अमली तौर पे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। दही जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, आपको याद हो आपने ओल्ड एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी। दही आज के ज़माने में लोग जमाते हैं या पहले भी बनाते थे? तो पहले वो और जो लोग थे वो शराब वगैरह नहीं बनाते थे, फर्मेंटेशन नहीं करते थे। तो वो भी क्या थी हमारे पास? वो भी बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन दैट वाज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन अब जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो यहाँ पे अप्लाई करनी है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। द जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो नोन एज न्यू बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें हमने जो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने होते हैं, तो वो स्पेशली कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं। उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर बेटे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करवा के हम इनसे क्या बनवाते हैं? प्रोडक्ट्स। जैसे दूध को कन्वर्ट किया किसमें? दही में। तो किसने किया? कौन थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया थे। लैक्टोबैसिलस डेल्बुर्गाई बैक्टीरिया का नाम है। वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पास जो मिल्क में शुगर होती है, मिल्क की जो माल्टोज मिल्क में शुगर होती है, उस शुगर को फर्मेंट कर देते हैं। जब उस शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं तो फिर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आपने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन तो 2 टाइप की होगी, या तो अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड। लेकिन फिर वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। फिर वो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी प्रोटीन्स जो हमारे मिल्क में होती हैं उनको कोआगुलेट कर देती हैं, जमा देती हैं। तो हमारे पास दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा दही में। तो इसका मतलब अमली तौर पे हमने इस्तेमाल करवाया। हमने बैक्टीरिया से कोई चीज़ निकाल के नहीं डाली, पूरा बैक्टीरिया डाला कि चल भाई तूने काम करना है खुद। अगर ये बैक्टीरिया काम ना करे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। इसीलिए तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिंदा जानदारों को एज सच इस्तेमाल करवाते हैं कि काम तुमने करना है, हमने आपको इन्वायरमेंट देना है, हमने उनको टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, हमने उनको माहौल देना है, वो काम करें, प्रोडक्ट्स बनवाएं और ऐसी प्रोडक्ट्स बनवाएं जो यूज़फुल हों फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बहुत सी मेडिसिन, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, वो कहाँ से ले रहे हैं? वैक्सीन वगैरह बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट से। क्लियर। तो ये हमारे पास थी बायोलॉजी की ब्रांचेज। क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।